हेलो एवरीवन। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी टेस्ट सीरीज की, यूपीएससी के टेस्ट वगैरह क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करने थे, तो उसकी नेक्स्ट क्लास है। और मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं उसकी हर एक स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन निकल सकता है भाई। और आपको जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेटमेंट से यूपीएससी ने पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाया हुआ है, या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है उस प्रॉपर एक स्टेटमेंट से। तो अच्छे से ध्यान से लगाना है क्वेश्चन, ठीक है। और अपने पेन कॉपी लेकर बैठिए। तो ये रहा स्क्रीन पर पहला सवाल। ओके, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करता चलूंगा, आप लोग देख सकते हो, चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, तो वो बतानी है अपने को। फर्स्ट बोल रहा है कि प्रेसिडेंट shall not be answerable to any court for the exercise of the powers and duties of his office। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो अपनी जो भी पावर है, शक्ति का यूज कर रहे हैं या फिर ड्यूटीज कर रहे हैं अपने ऑफिस की, तो उनको लेकर उन्हें कोर्ट में आंसरेबल नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता कि आपने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों किया, उनके ऑफिस टाइम पीरियड में। समझिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हिज टेन्योर। उनके जो टाइम पीरियड है लाइक 5 साल का जो हो गया, ठीक है, उस टाइम पीरियड में टेन्योर में प्रेसिडेंट इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर हिज पर्सनल एक्ट। कोई भी अगर काम करे, लाइक उन्होंने जैसे माने चलो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 2024 में कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट किए और वो 2029 तक है, 5 साल के लिए, ठीक है। इस टाइम पीरियड में हुआ क्या कि 2026 में उन्होंने क्या किया, कोई क्राइम कर दिया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दी, क्रिमिनल ऑफेंस है वो कर दिया। तो क्या उन्हें इस एक्ट के लिए कोई सजा दी जा सकती है, ठीक है, या फिर उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, इम्यूनिटी दी गई है, उन्हें छूट दी गई है। एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उन्होंने कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की है अपने पर्सनल लाइफ में इस टाइम पीरियड के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच कह रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ये वर्ड, ये जो वर्ड लिखे हुए ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपने टाइम पीरियड के बीच में, तो उन्हें इम्यूनिटी दी गई है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि उन्हें इम्यूनिटी दी गई है, छूट है, कि अपना टाइम पीरियड जो 2025-29 का टाइम पीरियड है उसमें अगर 2026 में उन्होंने कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की है, क्रिमिनल ट्रायल किया है, ओके, या क्रिमिनल केस कुछ भी जो उन्होंने किया है, तो उनसे छूट दी गई है उन्हें। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि ड्यूरिंग हिज टेन्योर, देखो सेम वही है, उन्हीं के टाइम पीरियड में, इसी से एग्जाम्पल से समझते हम लोग। सिविल प्रोसीडिंग्स, जो सिविल प्रोसीडिंग है, कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन सर्टेन केसेस। तो जो सिविल प्रोसीडिंग्स है, कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन सर्टेन केसेस, तो सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो चलाई जा सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो बताओ कौन कौन स्टेटमेंट सही है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्हें किसी कोर्ट में अपनी पावर को लेकर या फिर ड्यूटीज को लेकर जो भी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई भी आंसर नहीं किया जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड और थर्ड में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार सिविल प्रोसीडिंग्स में हो सकता है कि उन्हें छूट दी गई हो, या क्रिमिनल क्राइम तो क्राइम है, शायद हो सकता है कि उसमें उन्हें छूट ना दी गई हो। तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है, समझिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उनके टाइम पीरियड तक तो छूट है, बट जैसे ही उनका ऑफिस 2029 में खत्म हुआ तो 2029 के बाद उनके ऊपर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, ठीक है। समझ गए, ये समझ लो भाई। और जो सिविल प्रोसीडिंग्स है वो चलाई जा सकती है उनके टाइम पीरियड में भी, जो उनका टेन्योर है उसमें चलाई जा सकती है, बट 2 मंथ का प्रायर नोटिस भेजने के बाद उनके पास नोटिस भेजा जाएगा। उसमें ऑलरेडी मेंशन किया होगा कि आपके ऊपर ये प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा रही है इस केसेस को लेकर, ओके। तो वो 2 मंथ का नोटिस उनके पास भेजा जाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है, तो आंसर होगा सी। समझ गए। और ये क्वेश्चन, ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, ठीक है। सेकंड है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि वॉइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, लाइक लोकसभा, विधान लोकसभा और ये राज्यसभा, इनमें से किसी का भी मेंबर नहीं होते जो वॉइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। सेकंड है इफ देयर इज अ वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसी आती है, लाइक सीट जो है वो खाली होगी,
ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली हो गया, लाइक जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी सीट खाली हो गई। रीजन हो सकता है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, या फिर डेथ, या फिर जो भी, ठीक है। तो इलेक्शन जो होगा, फिल द वैकेंसी, उस वैकेंसी को भरने के लिए अगर कोई इलेक्शन करना है तो वो होगा विद इन 6 मंथ। ओके, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि विद इन 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा दिया जाएगा उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, कि भाई हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी वो खाली है, और इलेक्शन कराओ, उसे फिल करो, किसी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करो। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, इज साइलेंट, चुप है, ऑन हु परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को कौन परफॉर्म करेगा, इसको लेकर हमारा जो संविधान है वो चुप है। वह जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जब प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेंगे, फॉर सपोज करो ये हमारे प्रेसिडेंट की कुर्सी है, क्या होगा, उन्होंने रिजाइन कर दिया या डेथ सेंटेंस या कुछ भी हो गई, ठीक है, मिसबिहेवियर होकर या फिर, ठीक है, मिसकंडक्ट के बेसिस पर या उनका वैकेंसी हो गई, तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं ये बैठ गए प्रेसिडेंट। ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट के लिए नया इलेक्शन नहीं हो जाता विद इन 6 मंथ, ओके, तब तक वाइस प्रेसिडेंट इस पर बैठे हैं। अब जब प्रेसिडेंट बन गए, तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट वाली सीट है, ये जो खाली हुई, इस पर कौन बैठेगा, तो इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन चुप है। ठीक है, ये बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट। अब बताओ कौन स्टेटमेंट सही है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि ये तो सही है, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हो, ठीक है। अब वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो अलग चीज है। इन्होंने बोला कि बट वो चेयरमैन तो है, पर राज्यसभा के मेंबर थोड़ी है वो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारी होगी सही। सेकंड, इफ देयर इज ए वैकेंसी, अगर वैकेंसी आ जाती है वाइस वाइस प्रेसिडेंट बाय रीजन, तो देखो रेजिग्नेशन या जो भी है, विद इन 6 मंथ, ऐसे कोई प्रोसीजर यहां पर नहीं दिया हुआ है कि हमें 6 मंथ, यहां पर सीधा सीधा दिया हुआ है कि जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, ये वर्ड लिखा हुआ है। जो विद इन 6 मंथ वाला क्राइटेरिया है वो हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मिलता है, नॉट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में ये चीज मेंशन है, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लेना है। तो देखो कहां पर खेल किया है, विद इन 6 मंथ, समझे, तो सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर जो एक्ट करेगा किसके वाइस प्रेसिडेंट, कौन एक्ट करेगा वाइस प्रेसिडेंट के चेयर पर, तो उसको लेकर साइलेंट है। बट आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या है, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। तो भाई जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो फिर चेयरमैन किसको बनाया जाएगा। देखो दो पोस्ट है इनके पास, वाइस प्रेसिडेंट तो वो है ही, साथ के साथ चेयरमैन भी है राज्यसभा के। बट अब वाइस प्रेसिडेंट वाली पोस्ट खाली हो गई तो उनकी चेयरमैन वाली पोस्ट खाली हो गई, सीधी सी बात है। तो चेयरमैन कौन रहेगा, जो डिप्टी चेयरमैन होगा जो राज्यसभा का, वो तो बन गए चेयरमैन। बट ये जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो उनकी खाली हुई, जब उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एक्ट किया, तो उसको लेकर साइलेंट है कि कौन को बैठाया जाएगा, कैसे कैसे करना है वो चीज। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ओनली दो स्टेटमेंट आपकी सही हो गई। ओके, तो समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट, प्रेसिडेंट। अब देखो ये प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, भाई ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे कि हर स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन बन सकता है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी ग्लिच छोड़ी हुई है, कि यार यहाँ से हमें पता चल सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है। अब हम लोग लास्ट तक पढ़ते नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ वर्ड एक लास्ट वाला वर्ड है वो गलत बता दिया, ठीक है, उस चीज को लेकर स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है। और प्रेसिडेंट जो हमारा पार्ट 5 है और पार्ट 6 है, वो इतना इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीएससी हर साल उनसे क्वेश्चन पूछता है, समझ, इस वजह से ये, और खासकर प्रेसिडेंट वाले से, और इलेक्शंस वाला जो पार्ट है, लाइक पीएम का इलेक्शन हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई, उनसे क्वेश्चन वो भर भर के पूछता है। ठीक है, चाहे आप स्टेट पीसीएस ले लो, चाहे यूपीएससी का ले लो, कोई भी एग्जाम हो, आते हैं भाई, इस वजह से ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे रिटर्न द बिल। ओके, बिल जो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, लाइक साइन करना है आपको, अपना एसेंट देना है, ठीक है, तो जो बिल है
उन्हें वो क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। ओके, कि दोबारा से इसकी जांच पड़ताल कर लो कि कहीं कुछ इसमें चेंज तो नहीं करना, और फिर मैं इस पर साइन कर दूंगा। अदर देन मनी बिल, मनी बिल के अलावा जितने भी बिल हैं फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट जो है वो भेज सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मनी बिल जो है वो तो प्रायर परमिशन से आता है ना, पहले तो राष्ट्रपति जी के पास ही जाएगा जो मनी बिल है, वो ओके कर देंगे तो फिर वो आएगा बाद में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही होगी। सेकंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेल नॉट विदहोल्ड एसेंट टू ए बिल। ओके, ये कह रहे हैं कि इफ, यदि इट इज पास्ड अगेन बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर बीइंग रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि देखो, प्रेसिडेंट साहब है, ये पार्लियामेंट है, यहां से एक बिल गया एसेंट के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट पास, उसके बाद राष्ट्रपति जी ने क्या किया, ये बिल राष्ट्रपति जी ने क्या किया, यहां पर वापस भेज दिया कि भाई आप रिकंसिडर कर लो इसको, रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा चेक कर लो। उसके बाद फिर कह रहा है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट बता रहा हूं ये क्या बोल रही है, पार्लियामेंट ने बिना कुछ चेंज किए इसमें दोबारा से राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, अब उन्हें अपना एसेंट देना ही देना है, वो उसे विदहोल्ड नहीं कर सकते, वो उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकती। समझ गए? तो ऐसी ये चीज बोल रहा है जो सेकंड स्टेटमेंट है। तो क्या ये सही है? तो भाई बिल्कुल सही है। एक बार ओनली वन टाइम, हो सकता है वो टू टाइम्स बोल दे, तो ओनली वन टाइम रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं जो राष्ट्रपति जी हैं, दोबारा उसे वापस भेज दिया पार्लियामेंट ने, बिना कुछ चेंज किए या फिर कुछ चेंज किया हो, कुछ भी हो, बिना कुछ चेंज किए भी अगर भेजा है ना, तो राष्ट्रपति जी को एसेंट देना ही देना है। अपना एसेंट जो विदहोल्ड नहीं कर सकते और ना ही दोबारा रिकंसिडर कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और फर्स्ट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इसमें। ओके, देखो ये चीज जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना, ये मैंने एक और केस में आपको बताया था, याद करो। आगे क्वेश्चन डाला हुआ है उस चीज का, लाइक जो जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, वो जब क्षमा करते हैं कि जो पार्डनिंग पावर है, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब की आर्टिकल 72 के अंदर, तो उसमें भी इस तरह की चीजें डाली हुई मैंने, तो क्वेश्चन आएगा आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को लेकर बात की जा रही है भाई कि प्रेसिडेंट की पावर को देगा। अच्छा, मैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में है? 123। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो अलग अलग स्टेटमेंट, अच्छा देखो, और जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने देखा था कि करेक्ट पूछा है, इसमें आपको ध्यान देना, नॉट करेक्ट पूछा है, इस वर्ड्स पर पहले फोकस करना है आपको, करेक्ट पूछ रहा है नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आपको ये थोड़ा डिफरेंट करके कलर में बता दिया, बट वहां पर वो नॉर्मली ऐसे ही दे देगा, वो कहीं ना बोल्ड करेगा ना पर इटैलिक वर्ड में लिखेगा कुछ भी, वो नॉर्मली क्वेश्चन में आपने देखा भी होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, तो जितनी उसकी पावर है, जितना उसका दबदबा है, जितना उसका इफेक्टिव है या जितनी वो इफेक्टिव है वो एक्ट, उतना ही ऑर्डिनेंस होगा। बिल्कुल सही है। सेकंड, ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, विद इन 6 वीक ऑफ इट्स प्रोमलगेशन। ओहो भाई साहब क्या बोलते हैं, देखो, ये बोल रहा है कि देखो, प्रोमलगेट करना क्या होता है कि लाइक जो हाउस है उसे क्या करना है कि एक तरह से कैंसिल कर दिया कि अब ये बैठक जो है वो नहीं हो रही। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए कि हम आगे बाद में बैठक करेंगे, वो कर दिया, हटा दी बैठक। ठीक है, कौन करेंगे, वो प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, अब इसमें बोल रहा है कि ऑर्डिनेंस जो है वो लेट डाउन बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट प्रोमलगेशन। अब यार ये करो, हमने इसमें पढ़ा है ऑर्डिनेंस में कि जब जो हाउसेज हैं, लाइक जो हाउसेज की मीटिंग जो होती है, ठीक है, जब बैठते हैं वो, तब जो ऑर्डिनेंस है उसमें डिस्कस किया जाएगा विद इन 6
वीक। पर जब ये यार हमारे जो दोनों हाउसेज हैं वो जब प्रोमलगेट हो गए तो भाई डिस्कस कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं होगा वहां पर। तो ये जो देखो यहां तक तो सही है, बट ये जो लास्ट में वर्ड डाला है ना प्रोमलगेशन, ये गलत है। यहां पर क्या आना चाहिए, यहां आना चाहिए हमें क्या, यहां आएगा आपका रीअसेंबली। समझ गए? क्या आएगा यहां पर, यहां पर आएगा आपका रीअसेंबली। ये रहा री असेंबली, रीअसेंबल जब होंगे। ओके समझ गए? तो जब वो दोबारा रीअसेंबल होंगे तब उसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन लोकसभा हैज बीन प्रोरोग्यूड। जब लोकसभा प्रोरोग्यू कर दी गई है, उसका खत्म कर दिया गया है वो चीज। अब यार देखो आप एक बात बताओ, जब हमारे दोनों हाउसेज जो हैं वो क्या चल रहे हैं, वो चल रहे हैं भाई। ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीटिंग चल रही है, ठीक है। तो क्या उस टाइम पर ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है? देखो ला तो सकते हैं, बट नॉट पैरेलल मेकिंग पावर है कि साथ साथ। अब भाई जब हाउसेज जब पार्लियामेंट के जो सेशन चल रहे हैं तो उसमें पार्लियामेंट भी तो लाकर आ सकते हैं किसी एक्ट को लेकर। जरूर थोड़ी प्रेसिडेंट ही ऑर्डिनेंस पास करेंगे तभी वो एक्ट बनेगा, तभी कोई कानून आएगा। ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो नॉट पैरेलल लॉ मेकिंग पावर। ठीक है, पैरेलल नहीं है भाई ये। तो ये कह रहा है ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इश्यूड। अब मान चलो दोनों हाउस जो है सेशन में नहीं है, तभी तो इशू किया जाएगा ऑर्डिनेंस, या जब सेशन में रहेंगे तब इशू करेंगे। जब सेशन में नहीं रहेंगे तभी तो इशू किया जाएगा। और ये बोल रहा है कैन नॉट इशूड, गलत है भाई। अगर ये बोलते ऑर्डिनेंस कैन इशूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन लोकसभा हैज बीन प्रोरोग्यूड, बिल्कुल सही था। बट यहाँ पर ये बोलते हैं कि कैन नॉट बी इशूड, तो गलत हो गया। तो ये थर्ड गलत है और सेकंड गलत है। सॉरी 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 सॉरी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझा कि करेक्ट पूछा हुआ है तो मतलब ऑप्शंस में देखिए तो इसमें नॉट करेक्ट है। अब देखो मैं खुद धोखा खा गया हूँ भाई, तो आप भी मतलब एग्जाम में बैठो तो वो चीज आपको याद रखनी है कि करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट तो हमारा सिर्फ एक ही है, सेकंड और थर्ड वाला इनकरेक्ट है। मैं सोचा कि यार हमारा करेक्ट पूछा है तो वन वाला ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। फिर अचानक ध्यान आया कि नहीं नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था नॉट करेक्ट, फिर भी मैं भूल गया देखो। तो ये गलतियां भाई आपसे एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो ये मैं गलतियां दिखाने के लिए ही आपको ये मतलब सेशन लेके आ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये मतलब ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है भाई, मतलब इतना बोलने के बाद भी ध्यान से निकल रहा है। ठीक है, तो याद रखना भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये बोल रहा है कि अंडर विच of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India recognized right against adverse effect of climate change। अच्छा जो क्लाइमेट चेंज के जितने भी इफेक्ट पड़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नदियां भाई साहब सूखी जा रही है, ड्राई कंडीशन आ गई है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है, सी लेवल बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं तो इनके अगेंस्ट में राइट जो है एडवर्स इम्पैक्ट जो पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, तो उनके अगेंस्ट में राइट्स जो हमें दिए गए हैं। अब देखो, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है भाई, देखो मतलब आराम से बड़ा कंफ्यूज हो सकता है। देखो आर्टिकल 48A, इसको लेकर बहुत से लोग बोल सकते हैं यार एनवायरनमेंट को लेकर वैसे ये सारी चीजें बोली जा रही हैं, हो सकता है ये होगा, बट नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। सोचो, इसका आंसर है ये, क्योंकि ये अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला था कि जो एडवर्स इफेक्ट जो पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, इनकी वजह से जो इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में मिलता है, तो उसकी कंडीशन जो वो इंडेंजर्ड हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि ये जो राइट है वो हमें दिए गए हैं आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, और आर्टिकल 21 उसके अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है भैया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो यही आंसर लगाते हैं कि आर्टिकल 48A, 14 और 21 ये इसको दिमाग में नहीं आएगा, तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 14 और 21 है। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज में था। समझ गए? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोलता है,
विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये बोल रहा है कि अब देखो, अब आर करेक्ट पूछा है, ठीक है, कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट regarding the election of the vice president are to be decided by the election commission of India। ओहो भाई साहब, कितनी बड़ी मतलब मिस्टेक हो गई है, देखो यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डाल दिया। ये बोल रहा है कि देखो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, मैं आपको बता दूं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, उनको लेकर कोई भी डिस्प्यूट्स है या फिर कोई डाउट है, तो वो डिसाइड करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ गए? तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड, पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू रेगुलेट मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उनको रेगुलेट करना या फिर कुछ भी अथॉरिटी, तो पार्लियामेंट के पास पावर है। बट ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, तो भाई स्टेटमेंट गलत हो गया। भाई पार्लियामेंट के पास पावर है, वो भाई ये चीजें कर सकती हैं। अच्छा, ये चीज मैं अगर आपसे पूछूं, ये डिस्प्यूट्स वाला भी, ये पार्लियामेंट के पास पावर भी, ये, और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में जो इससे पहले कराई थी, उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था, तो उसमें मैंने बोला था आपको, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, प्लस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब मान के चलो, ये बोल रहा है कि कोई मेंबर है, उसकी वैकेंसी आ गई। अब देखो, नॉमिनेटेड मेंबर मैंने मान लिया 5, तो इनमें से 3 एब्सेंट है। सेम ऐसे इलेक्टेड मेंबर 10, तो इनमें से 3 एब्सेंट है। तो क्या इन 3-3 एब्सेंट जो हो गए, इनकी वैकेंसी जो हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या वो क्वेश्चन के लिए बुला सकते हैं या फिर नहीं बुला सकते? ये बोल, तो थर्ड सेट में बोल रहा है कि नहीं बुला सकते, कैन नॉट कॉल्ड इन क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही है। सेम यही चीज प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में बोली हुई है, कि अगर मान के चलो कोई वैकेंसी है तो उसकी वजह से इलेक्शन नहीं रुकेगा राष्ट्रपति जी का, समझ गए? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो चीजें हैं तीनों, देखो तीनों स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, 1 3 तीनों स्टेटमेंट सही है आपकी, बट ये तीनों ही चीजें एक आर्टिकल में मेंशन है, बिल्कुल दी हुई है, लिखी हुई है। वो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 71, समझ गए? इसी में एक चीज और है, यूपीएससी के एग्जाम में आया था, यूपीपीसीएस 2023, उसमें भी आया था कि अगर प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट जी का इलेक्शन जो है, अगर नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए, तो मान के चलो, मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि 2024 में इनका इलेक्शन हुआ, ठीक है, एक एग्जांपल है, समझ गए? 2026 में क्या हुआ कि उनका इलेक्शन जो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, तो 2 साल का काम तो उन्होंने कर लिया, तो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, तो उन्होंने 2 साल में जो भी काम किया है, वर्क जो भी किया है, वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो ये स्टेटमेंट सेम टू सेम आई थी, उनका जो काम है वो वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं होगा वो, समझ गए? तो हो सकता है आगे फिर पूछ दे आर्टिकल 71 को लेकर कि वे जो उनका काम है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, तो आपको स्टेटमेंट रॉन्ग क्लिक करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, भाई साहब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मतलब परेशान मत होना बस, क्योंकि देखो हर जो स्टेटमेंट है वो आप खुद समझ रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो वीडियो क्लास को, ठीक है, कि हर स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है और बना हुआ है, ठीक है, आगे भी बन सकता है, किसी ना किसी तरीके से वो कुछ वर्ड्स को गलत कर देगा और वही क्वेश्चन बना देगा। तो कंsensus स्टेटमेंट है कि अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रिजोल्यूशन लेकर आना है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा। अब देखो, हमारे माइंड में ये एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ये एक चीज डाल दी जाती है कि यार कोई भी जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ गई, लाइक ओनली, ओनली ऑन दी, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुई।
बट यहाँ पर गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ ओनली कर सकते हैं और कोई नहीं। तो क्या ये सही है कि अगर मान के चलो उन्हें हटाने के लिए कोई रिजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन है। समझे? तो सही है। सेकंड, सेकंड क्या बोल रहा है? इट मस्ट बी पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। आप देखो, देखो ये देन मेंबरशिप जो ऑल देन मेजॉरिटी जो होती है, देन मेंबरशिप जो होती है ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। आप देखो भाई साहब, देखो मतलब हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि यार सिंपल मेजोरिटी, देन मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और मतलब स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अब यहाँ तक जो स्टेटमेंट पढ़ लिया हमने कि इट मस्ट बी पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, यहाँ तक तो ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ भाई ठीक है बिल्कुल सही है। बट फिर उसने एक गड़बड़ कर दी। बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सीधा सा मतलब है कि लोकसभा से भी देन मेंबरशिप होनी चाहिए और राज्यसभा से भी देन मेजोरिटी होनी चाहिए। तो क्या ये सही है? नहीं भाई, ये जो देन मेंबरशिप होगी ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से होनी चाहिए। लोकसभा से तो भाई सिंपल एग्रीड होना चाहिए, ये ठीक है। राज्यसभा से एग्री होना चाहिए बस। तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, इट shall not be moved unless at least 14 days notice has been given to the intention to move the resolution। देखो ये तब तक मूव नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का एक नोटिस। हाँ बिल्कुल ठीक है कि 14 दिन का एक नोटिस भेजा जाएगा। जैसे मान के चलो, देखो यहाँ पर तो रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सेम ऐसे ही अगर राष्ट्रपति जी को हटाना हो, इम्पीचमेंट कराना हो, तो उनके लिए 14 डे नोटिस कंपलसरी है। 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा कि आपके खिलाफ हम, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ हम रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी मेंशन होगा कि आपके खिलाफ हम हटाने के लिए रेजोल्यूशन ला रहे हैं। सेम ऐसे ही प्रेसिडेंट जी के इलेक्शन में भी यही होगा, हटाना है तो उन्हें, उनके इम्पीचमेंट में भी यही होगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग चला रहे हैं। समझ गए? तो ये क्या है, ये सही है। तो दो स्टेटमेंट, 1 और 3 आर करेक्ट। अच्छा, देन मेंबरशिप होती क्या है? देखो मैं आपको बता दूं, देखो टोटल जो मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप माइनस वेकेंट जो थे उस टाइम प्लस 1। अब फॉर एग्जांपल मैं मान लूं टोटल मेंबरशिप हमारे 500 की है और उस दिन एबसेंट कितने थे, 200 एबसेंट मान लिए मैंने। ठीक है, तो इसका अब जो बचे देखो वीकेंड, तो वीकेंड का 50% +1, तो इसमें बचे 300। तो इन 300 का 50% कितना होगा, 150 +1, तो 151। ये होगी देन मेंबरशिप। समझ गए? ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर सेंट्रो स्टेट लेवल पर। ओके, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाली चीजें जो हैं वो बोली किस में गई हैं? आर्टिकल 74 में है, 75 में है? हम्म, बताओ बताओ। 75 में। ओके, क्योंकि 74 में तो यही बोला गया है ना कि एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे राष्ट्रपति जी जो है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे इन द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स में, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर को साथ मिलाकर, ओके, इज लिमिटेड टू 15% ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसका 15% होंगे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, 15% ही है। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट इज लिमिटेड टू 10%। अरे भाई 10% की है क्या? नहीं, 15% है ये भी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। थर्ड, देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द यूनियन लेवल। अच्छा ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यूनियन लेवल पर कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम मेंबर हमें इतने चाहिए इतने चाहिए। बट द स्टेट्स शुड हैव एटलीस्ट 12 मिनिस्टर्स। अच्छा, जब हम लोग
स्टेट्स वाली बातें पढ़ते हैं तो उसमें ऑलरेडी ये चीज मेंशन है, दी हुई है भैया, कि 12 मिनिस्टर्स, कम से कम 12 मिनिस्टर्स तो होने ही होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ओके। बट अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो ये मिनिमम की वाली एटलीस्ट जो है, ये एटलीस्ट वाली जो क्राइटेरिया है वो यूनियन टेरिटरी जो क्या बोलते हैं ये दिल्ली, इस पर एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर टोटल क्षेत्र जो 70, जो उनकी दिल्ली जो लाइक असेंबली है, तो उसकी 70 की है। बट उसमें जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं वो 7-10%। ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ पर यूटीज की तो कोई मिनिमम नहीं है, बट स्टेट्स की है, 12 मिनिस्टर्स होने चाहिए। समझ गए? तो ये फर्स्ट और थर्ड आपकी सही है, सेकंड वाला रॉन्ग है। 10% नहीं है, 15% है। तो हो सकता है भाई क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि इलेक्शन का ईयर भी रहा है 2024 वाला। तो जब उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। देखो 15% वाला तो पूछा हुआ है, ये आपको पता है, बट ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वाली, ये हो सकता है कि वो पूछ दे। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो यहाँ पर एक चीज दी हुई है कि इफ ए कंट्री, अगर कोई देश जो है डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, यूनिटरी है, एकात्मक है, पार्लियामेंट्री है, ठीक है, फॉर्म गवर्नमेंट, संसदीय प्रकार की क्या सरकार है वहां पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फीचर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन इट्स पॉलिटिकल सेटअप। तो कौन कौन से फीचर्स वहां पर देखने को मिल सकते हैं? यार बताओ, डेमोक्रेटिक भी है, यूनिटरी भी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट भी है, तो भाई मेनली हम तीनों ही हैं तो हैं ये। हम्म। देखो यार, मैं सीधी सी बात बताऊं, इसका सिंगल सिटीजनशिप बिल्कुल होगी। हमारे यहाँ पे तो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है ना। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, देखो स्टेट का नॉमिनल हेड, लाइक देखो हम बात करते हैं नॉमिनल हेड और रियल हेड। नॉमिनल हेड तो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री, कंट्री, ठीक है। एज वर्ल्ड लेवल पर हम एक कंट्री जो होता है उसे स्टेट बोलते हैं, स्टेट। ठीक है। तो जो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट लाइक प्रेसिडेंट, बट रियल हेड, अगर मैं रियल हेड की बात करूं तो रियल हेड पीएम है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां जो रियल पावर्स हैं वो पीएम के पास है। ओके। और नॉमिनल हेड जो हमारे हैं वो स्टेट के वो प्रेसिडेंट है, क्योंकि इनके पास रियल पावर नहीं है, नॉमिनल पावर। एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट बिल्कुल है, सरकार जो है वो भाई इलेक्टेड है, क्योंकि हम चुनते हैं, लोगों को वोट करते हैं। समझ गए? तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इसकी सही है, बाकी बाकी तो ये गलत है भाई। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यूसीसी, ये क्यों न्यूज में आया? अब आप यार खुद सोचो, उत्तराखंड जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया जिन्होंने अपने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई कर दिया है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है? फंडामेंटल राइट्स में है, डीपीएस में है? तो डीपीएस में है। किस आर्टिकल में? 44 के अंदर है। ठीक है। एचसीएस का मेंस जो पेपर हुआ था इसी 2024 में, तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऐसे भी आया था और एक क्वेश्चन भी आया था जीएस में। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट द स्टेट हैज endeavored टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 44 में। सेकंड है, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज और यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किस में है? कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। अब देखो, एक जो क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं कि वो कोई ना कोई एक क्या बोल देगा, वर्ड लिख देगा, लाइक मैंने बोला कि जो आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा 2024 में, उसमें था क्वारंटीन, क्वारंटाइन करना। वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है या फिर यूनियन लिस्ट का है, तो वो यूनियन का था। ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स वो किसका पार्ट है?
कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट वाइज कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो पूछता है, तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये आपके जो वर्ड्स हैं, जो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट आपको वर्ड्स दिख रहे हैं लाइक मैरिज सब्जेक्ट, डिवोर्स आर पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, तो एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। लाइक इस पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की बात बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो उस पर भी चीजें जो है वो क्या है, किसका पार्ट है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट। ओके, तो ये चीज क्या है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही आपकी करेक्ट है। ठीक है, कोई भी इनमें से इनकरेक्ट नहीं है। तो ये जो वर्ड्स है ना, कुछ कुछ ये जो चीजें हैं, देखो आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम 5 वर्ड्स की बात करते हैं मीड्स के हिसाब से। इसमें बात कर रहे हैं मैरिज की, अडॉप्शन की, इनहेरिटेंस की, और ये जो लाइक गोद लेना, डिवोर्स, सॉरी, ठीक है, डिवोर्स और सक्सेशन, जो गोद लेना वगैरह उत्तराधिकारी जो होते हैं, तो उसको, तो ये जो वर्ड्स जो है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। समझ गए? तो वो हो सकता है कि मैच द पेयर, या फिर वर्ड्स लिख देगा उसके सामने, बोल देगा कि ये सही है, या फिर ओनली वन, ओनली टू, या इस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट बात करते हैं आरटीआई एक्ट को लेकर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, बताओ भाई। तो आरटीआई एक्ट को लेकर बात है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल पर्संस सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी आर रिक्वायर्ड टू पे ए मिनिमम नॉमिनल फीस। अब देखो बहुत बार हमारे माइंड में आएगा कि यार अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट से, मान के चलो सेंट्रल पीएसयू है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी है कोई, ठीक है, तो उससे अगर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चार्जेस तो लगेंगे। लाइक नॉमिनल फीस हो सकता है कि वो 10 रुपए मांगे, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, तो बिल्कुल नॉमिनल फीस ना के बराबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान जो है, पर्सन जो है, वो अगर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, उन्हें एक मिनिमम नॉमिनल फीस पे करनी पड़ेगी। तो क्या ये सही है? तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। देखो इसमें मिनिमम नॉमिनल फीस तो देनी पड़ेगी, बट कुछ एरिया है, लाइक अगर आप बात करोगे, आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपको छूट दी गई, आपको कोई फीस पे नहीं करनी, कोई नॉमिनल फीस नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बीपीएल वाला ये यहाँ पर डाला हुआ नहीं है स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी। इन्होंने बोला है कि ऑल पर्सन, तो बीपीएल वालों को इसमें से एक्सक्लूड कर दो, तब ये स्टेटमेंट सही होती। ठीक है, सेकंड है, देयर इज नो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये कि कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। मान के चलो आप कोई एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो उसमें नॉर्मली आपको ऐसे ही हाथ से एप्लीकेशन लिख के डालनी पड़ेगी। कोई एक फॉर्मेट लाइक, आप लोग देखोगे कि किसी भी साइट पर हम अगर इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो उनका एक स्पेशल एनेक्जर होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, फोटो लगानी है, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, क्यों चाहिए, कैसे, उस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसा कोई एक फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, तो स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, एवरी इंफॉर्मेशन टू एन एप्लीकेंट shall be supplied within 30 days, ओके, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये देखो नॉर्मली जनरली ये चीज देखा जाए, अगर मैं ये कहूं, देखो यहाँ पर एक वर्ड्स है एवरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एवरी इंफॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली और उनको एप्लीकेशन मिल गई अथॉरिटी को, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर रिसिप्ट करने से आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा हुआ है कि ठीक है, 30 दिन तक ये सही है। बट अगर कंडीशन आ जाए डेथ की, लाइफ एंड डेथ, जीवन मृत्यु का सवाल आ जाए, तो आपको वो इंफॉर्मेशन जो 48 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो ये चीज तो इसमें लिखी नहीं कि एवरी इंफॉर्मेशन, इसमें एक्सक्लूड करना चाहिए था ना, लाइफ एंड डेथ का अगर कोई सवाल आ जाए, तो इसमें 48 घंटे के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। फोर्थ है, नो अपील कैन बी मेड आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अच्छा देखो, हो सकता है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको आधी अधूरी दी है, इनकम्प्लीट है, हो सकता है आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी हुई हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे दी तो आप किसी एक्स्ट्रा अपर अथॉरिटी के पास अपना एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, तो अपील नहीं कर सकते। तो बिल्कुल एप्लीट ट्रिब्यूनल्स या फिर एप्लीट जो होती है, लाइक आप बात करोगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, स्टेट वाले भी होते हैं, एसआईसी सीआईसी बना के रखते हैं वो, तो इनमें आप अपील कर सकते हो।
ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ ऑफिसर जो होते हैं उनसे मिल रही है। इसके खिलाफ आपको कंप्लेंट करनी है, अपील करनी है कि मुझे मिस इन्फॉर्मेशन दिए, इनकम्प्लीट है, तो आप सीआईसी एसआईसी में जा सकते हो। ठीक है। तो लाइफ एंड डेथ का सवाल हो गया, ये चीज हो गई, नॉमिनल फीस हो गई, कोई फॉर्मेट नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें और हैं। अगर मैं आरटीआई एक्ट की अगर सेक्शन 8 की बात करूं, तो कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हैं कि कुछ हमारे एरिया ऐसे हैं जहां पर जिनकी इंफॉर्मेशन एकदम गुप्त रखी गई है। लाइक हमारे पास हथियार वगैरह, गोला बारूद, ये कितने हैं, ठीक है, आर्म्स कितनी है, तो वो सारी चीजें अगर कोई उनको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो इन्फॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि कुछ चीजें हैं जिन्हें एक्सक्लूड किया गया है इन्फॉर्मेशन से। तो अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट सेक्शन 8। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट। फिर से प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आ गया भाई। तो देखो, ही या सी कैन ग्रांट पार्डन टू पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट ए यूनियन लॉ। अब देखो यार, पार्डन के बारे में मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 72 के अंदर है। ठीक है। तो क्षमा कर सकते हो। ओके। और रिप्राइव, रिट्राइव, ठीक है, कॉम्यूट करना, रेमिशन करना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। ही या सी कैन पार्डन ए पर्सन सेंटेंस टू डेथ। डेथ सेंटेंस में मना कर सकते हैं, बिल्कुल पार्डन दे सकते हैं, बट डेथ सेंटेंस में गवर्नर नहीं कर सकते। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो कोर्ट मार्शल्स वगैरह है तो उसमें गवर्नर नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। हिज या हर पावर टू पार्डन एक्सटेंड टू केसेस ट्रायड बाय ए कोर्ट मार्शल, बिल्कुल सही है। हिज या हर पार्डन पावर इज टू बी एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स। ठीक है। आर्टिकल 74 कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स करेंगे। ठीक है। बट आपको लास्ट क्लास नहीं बोलनी है, उसमें मैंने बोला था कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही डिजोल्व हो गए, ठीक है, उनका ही विघटन हो गया, तो प्रेसिडेंट के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगी कि वो कोई भी काम अपनी खुद की मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है। समझ गए। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये चारों चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आर्टिकल 72 के अंदर है ये पार्डन। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बोली थी इससे पहले जो क्वेश्चन है कि रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं। सेम यही चीज यहाँ पर भी है। अगर प्रेसिडेंट जी के पास किसी अथॉरिटी के थ्रू तो ये डेथ सेंटेंस लाइक, तो उन्हें पार्डन वाली चीजें अगर आ रही हैं तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है एक बार रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं, ओनली वन टाइम। ठीक है। तो पार्डन वाली जो रिक्वेस्ट आ रही है माफी की, उसे भी रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं प्रेसिडेंट, वो भी ओनली वन टाइम। सेकेंड टाइम अगर उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अथॉरिटी ने कि नहीं हमें तो ये पार्डन दिलानी है इस प्रॉपर बंदे को, ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट देने के लिए बाइंड है, उन्हें देना ही देना है अपना एसेंट। ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये पार्डनिंग वाली क्यों न्यूज में थी, ये थी कि जो लाइक अटैक वगैरह किया था, कोई टेररिस्ट है तो उसी का एक ग्रुप का कोई मेंबर था, तो उसको लेकर ये बात की गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 15। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, भेद आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिलीजन, कास्ट, ठीक है, रेस, तो इसको लेकर है। देखो, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स फॉर देयर एडमिशंस इन प्राइवेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि स्टेट जो है वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। तो बिल्कुल है भाई, स्पेशल प्रोविजंस भी हैं शेड्यूल कास्ट वालों के लिए, अलग से सीटें भी हैं कि हाँ आपके लिए इतनी सीटें फिक्स हैं, इंस्टीट्यूट पर आपका सिलेक्शन, आपका क्या होगा, एडमिशन वगैरह, तो प्राइवेट एडेड कॉलेज के अंदर भी है। सेकंड है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज फॉर देयर एडमिशन इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। तो सोशनली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, ओबीसी की बात की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गलत है भाई ये। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर चाहे वो एससी हो, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो, चाहे वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हो, उन्हें क्या किया गया, उन्हें नहीं दिया जाएगा, प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इन रिजर्वेशन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सॉरी 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू।
ओके, तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, 3 आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी वाले ही जा सकते हैं, अदर नहीं जाएगा, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एजुकेशनल या सोशली बैकवर्ड क्लासेस से हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो। ओके, तो जब आप इसमें पढ़ोगे आर्टिकल 29 और 30, तो उसमें ये चीज ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 30 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दी हुई है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज द यूनियन स्टेट। तो ये तो सही है स्टेटमेंट फर्स्ट, कि भाई हाँ यूनियन स्टेट तो है। उसके बाद है स्टेटमेंट 2 कि द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स इज ए वाइडर एक्सप्रेशन देन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यार देखो, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो बड़ा वाइडर एक्सप्रेशन है, मतलब ज्यादा चीजें इसमें इंक्लूडेड है एज कंपेयर टू टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की कंपैरिजन करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया से, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये ऐसा बोल रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर हम ओनली ओनली ऑन स्टेट्स को काउंट करते हैं, इसमें यूटीज इंक्लूड नहीं है। बट टेरिटरी के अंदर एवरी इंच जो जमीन है वो इंडिया की, लाइक स्टेट्स ही हो या फिर यूटी हो या फिर एक्स्ट्रा जो हमने किसी को हमने लाइक सिक्किम को जैसे ऐड किया है विलय करके, या फिर जीत के या फिर अपने में ऐड करके सिक्किम हो गया, पौंडीचेरी हो गया, तो ये भी अपनी ये टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ग्रेटर या वाइडर एक्सप्रेशन देन कंपेयर टू यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो सेकंड स्टेटमेंट आप रॉन्ग है, फर्स्ट सही है आपकी, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। ओके, बिकॉज वी क्या है, अच्छा आर्टिकल 1 के अंदर एक और चीज है कि जो इंडिया है वो क्या है, होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन है, होल्डिंग टूगेदर, हमने एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है, जबकि यूएसए कमिंग टूगेदर फेडरेशन है। क्योंकि जब 1776 में जब यूएसए जो आजाद हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या थे उस टाइम 13 स्टेट्स थे, तो उन स्टेट्स ने एक साथ आए वो सब, तब उन्होंने अपना यूनियन बनाया है। ठीक है, जब उनका 1789 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना यूएसए का, तो वो जो 13 स्टेट्स थे उन्होंने अपने आप को एक साथ मिलाया, कमिंग टूगेदर फेडरेशन, ठीक है, उनके लिए वर्ड्स है, तब उनका यूनियन बना है। बट हमारे यहाँ यूनियन पहले है और स्टेट्स को हमने होल्ड किया हुआ है यूनियन ने, लाइक जिसके लिए एक वर्ड्स बोलते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो नॉट ससेड फ्रॉम यूनियन, कि जो स्टेट्स हैं वो जो सेंटर है यूनियन हमारा जो संघ है उससे अलग नहीं हो सकता। आप लोग देखोगे भी कि बहुत बार नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं उनका जो प्रॉपर एरिया है, लाइक स्टूल ट्राइब्स वाले हो गए, या फिर साउथ के अंदर आप देख लो, तो वो बहुत बार अपनी डिमांड करते हैं कि यार हमें हमें अलग रहना है, इंडिया से अलग होना है। ज्यादातर हमारे नॉर्थ ईस्ट करते हैं कि वो कभी तो म्यांमार के साथ इकट्ठा होने की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि हम खुद को अपना एक अलग देश घोषित करना चाहते हैं। ठीक है, वो चार चीजें हैं, तो वो अलग नहीं हो सकते, समझ गए। तो इसमें वही है कि अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। ठीक है, तो विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, ऐसा बोलते हैं। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग राइट्स। अच्छा, कुछ कुछ राइट्स हैं, देखो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव राइट्स आर अवेलेबल टू स्टूडेंट ऑफ ब्रिटेन लिविंग इन इंडिया। देखो ये इसने क्वेश्चन में सीधा नहीं बोला है कि जो फॉरेनर्स हैं वो अगर इंडिया में रह रहे हैं तो उनको कौन से राइट्स मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उसमें हम उन राइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो है राइट्स ओनली अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, एंड सेकंड है कि राइट्स अवेलेबल टू बोथ स्टूडेंट्स एंड फॉरेनर्स। एक तो जो है जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही मिलते हैं, मैंने क्या कि बहुत बार आपको बताया, लास्ट वीडियो में बताया था कि 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर सिटीजन्स, और बाकी के आर्टिकल्स जो हैं वो सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स दोनों को मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब इसी को लेकर ये बोल रहा है कि अब मान चलो ये जो सिटीजन ऑफ ब्रिटेन है ये तो फॉरेनर है, अब ये रह रहा है, तो इसे कौन कौन से राइट्स मिलेंगे। देखो, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 से, तो ये तो मिलेगा।
उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। तो भाई राइट एनी प्रोफेशन अगर प्रैक्टिस करा तो ये तो आर्टिकल 19 में है ना, तो ये तो नहीं मिलेगा। राइट टू प्रॉपर्टी ये भी नहीं है, सॉरी सॉरी, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300 ए के अंदर है, क्योंकि आर्टिकल 19 में से निकाल दी थी। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ये तो भाई माइनॉरिटी वाला, ये तो मिलेगा नहीं, आर्टिकल 29 के अंदर है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19 का पार्ट है, तो ये भी नहीं मिलेगा। तो ओनली दो राइट्स जो है आर्टिकल, ये क्या बोलते हैं, आर्टिकल 21 ए और ये तो 300 ए, क्योंकि ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कोई फंडामेंटल थोड़ी है। तो ओनली दो यही राइट्स किसको, सिटीजन ऑफ ब्रिटेन लाइक फॉरेनर्स जो है उनको मिलेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द प्रिवेंटिव डिस्टेंशन, अच्छा निवारक निरोध, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा इसको लेकर मैंने एक और क्वेश्चन आपको कराया था पहले भी, बट ठीक है फिर से कर लेते हैं सब। देखो यहाँ पर फिर मैंने आपको बोला कि नॉट करेक्ट पूछा है। एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest। अच्छा ठीक है, उसके बाद ओनली पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो यार मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, प्रिवेंशन डिटेंशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, इसके ऊपर स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी, तो ओनली पार्लियामेंट नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो ये नहीं आएगा। तो तीन तीन जिसमें है वो है। सेकंड, no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a period more than 3 months under any circumstances। हम लोग जब भी, अच्छा प्रिवेंटिव डिटेंशन किस आर्टिकल में है ये पता है आपको, आर्टिकल 22 के अंदर है। तो जब भी हम इसे पढ़ते हैं हम देखते हैं कि यार जब भी देखो कि जब मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएंगे या फिर जैसे भी बाद में, तो उसमें क्या है कि 3 महीने के लिए तो वो हो गई प्रिवेंशन डिटेंशन में, उसके बाद अगर हमें एक्स्ट्रा बढ़ानी है तो एक कमेटी बनेगी, और कमेटी बनाएगा कौन, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो वो कमेटी जो बनेगी ना वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी कि लाइक 3 मंथ से आगे के लिए बढ़ाना है या फिर कम करना है या फिर उतना ही उसे छोड़ दो, ठीक है, तो उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर हम आगे बढ़ा सकते हैं उस चीज को। तो ये बोल रहा है कि नो लॉ, कोई लॉ नहीं है जो प्रोवाइडिंग कर सके इसे 3 मंथ से ज्यादा के लिए, तो गलत हो गया ना, तो बढ़ा सकते हैं, तो 2 और 3, तो एक तो इनको काट दो। अब ये जो है एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन, तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। यार देखो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि 24 आवर्स के अंदर ही आपको लेकर जाएगा, वो नॉर्मल नॉर्मल केसेस में है, नॉर्मल, नॉट प्रिवेंशन डिटेंशन। जो ऑर्डिनरी लॉ है ना उनके अंदर आपको 24 घंटे के लिए अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, और इसमें 24 घंटे के अंदर आपकी जो ट्रेवलिंग जो टाइम पीरियड है वो काउंटर नहीं होगा। तो आपके तीनों स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। अब देखो इसमें एक चीज और है कि जो 24 आवर्स, इसमें आपको जो प्रिवेंशन डिटेंशन वाला है उसे आपको अपना जो खुद को सही साबित करने के लिए भी वकील वगैरह ये सारी चीजें वो कर सकता है, बिल्कुल ऐसा कोई रोक टोक नहीं है उसके ऊपर। अच्छा ये प्रिवेंशन डिटेंशन में वो वोट दे सकता है क्या, वोट बिल्कुल दे सकता है वोट। ठीक है, एक चीज और है कि जो प्रिवेंशन डिटेंशन में है उसे अपने डिटेंशन में जाने के ग्राउंड्स पता करने का अधिकार है, तो है। ठीक है, तो ग्राउंड्स को जानने का अधिकार बिल्कुल है, बट अगर वो जो ग्राउंड्स है जो हम बता रहे हैं उनको, उनसे अगर हमारी जो इंडिया है, हमारा जो देश है उसकी सॉवरेनिटी को खतरा हो सकता है, सिक्योरिटी खतरा हो सकता है। ठीक है, जो या फिर जो पब्लिक है, पब्लिक ऑर्डर हमारा परेशान हो सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, डिस्टरबेंस हो सकती है, तो बताना कंपलसरी नहीं है। ओके, इसमें भी ये एक हर्ष स्टेटमेंट आ सकती है कि नहीं बताना तो बताना कंपलसरी है ग्राउंड्स, तो वो स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी। ठीक है, अगर ये बोले कि स्पेशल सर्कमस्टांसेज में आपको बताना कंपलसरी नहीं है, तो वो स्टेटमेंट आपकी सही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल और क्वेश्चंस आपको अच्छे भी लगे होंगे, और आपने देखा भी होगा कि जो भी स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है बड़े आराम से। ठीक है, तो आज रुकते हैं यहीं पर, आगे हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे।
और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो ये तो पॉलिटी वाले हैं, धीरे धीरे फिर हम पहले सब्जेक्ट वाइज करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर एक पूरा पूरा कंप्लीट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और कमेंट भी देते रहिए कौन सर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।